इवनिंग गाइस। सो गाइस 14 जुलाई के विजन के करंट अफेयर डेली करंट अफेयर मैं लेके आ गई हूँ। तो इसकी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग प्रेजेंट्स इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट यूएन्स हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग। इंडिया की जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है उसने एक रिपोर्ट टाइटल्ड है जिसका डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल वॉज रिलीज्ड। ठीक है, अब वॉलंटरी नेशनल रिव्यू क्या करती है, जो भी 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसको हमने 2030 तक अपने इंडिया में लागू करने हैं, उसकी क्या करती है, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करती है। ठीक है, ये एक इंडिया की अप्रोच है ताकि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लोकलाइजिंग मतलब ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमें क्या करना है, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसको भी स्ट्रेंथन करना है। मतलब किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें, लाइक कौन सी स्कीम से इम्प्लीमेंट करें, या फिर हम क्या क्या ऐसी सुविधाएँ दे रहे हैं जिससे ये सब करने में इम्प्लीमेंट हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है वो यूएन की प्लेटफॉर्म है जो क्या करती है, जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करती है और फॉलो अप करती है। इंडिया में क्या है, नीति आयोग है जो मॉनिटर करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। अब फाइंडिंग्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का में क्या है, नो पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है हमारी वो रिड्यूस हुई है हाफ फ्रॉम 2005-6 से 2015-16, मतलब 10 सालों में जो हमारे पावर्टी है वो आधी डिक्रीज़ हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब कि इसमें क्या देखा है कि जो हमारा हेल्थ पे लोग जो खर्चा करते थे वो भी रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी हुई है इस वजह से उनका जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो कम किया है। जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है अगर देखा जाए वो 64.2% और 2013-14 में, जो कि 16-17 में कितना हो गया, 58.7%। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन में ये देखा गया है जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो अभी एडमिशन्स हो रहे हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो भी बढ़ी है। प्राइमरी लेवल पे 91.64% लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल में 79.6% लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2018-19। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी के अकॉर्डिंग 2017 में 77% वुमेन के पास बैंक अकाउंट का एसेस है और 14.4% MPs हैं लोकसभा में, कौन, वुमेन। आपको पता ही ये इस बार जो लोकसभा आई है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन MP हैं। SDG 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इम्प्रूव हुआ है 2019 में, तो हमारा रैंक 63 आया था। 4 क्रूशियल एरिया हैं जिस पे हमें एक्शन लेना है, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, लोकल लेवल पे मॉनिटर करना है। क्या है ना, हम क्या करते हैं, ऊपर जो मेन सिटीज़ है ना उनको तो अच्छा प्रोग्रेस कर देते हैं, और जो पिछड़ी हुई सिटीज़ हैं वो और पिछड़ती रहती हैं, और जो मॉडर्न हो रही है सिटीज़ वो और मॉडर्न होती रहती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड SDG 5। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हो। वो एक साइड तो उसकी इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और दूसरी साइड उसकी उतनी ही क्या है, गरीब है। ठीक है, तो आप देख लो इसमें क्या क्या करना है। हमें सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट करना है। हमें क्या करना है, मल्टी स्टेक होल्डर को एंगेज करना है, डिफरेंट जितने वेरियस लाइक बिजनेसमैन हैं या कोई रिसर्चर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको क्या करना है, एंगेज करना है। स्टेट को कहना है कि वो मॉनिटर करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फॉलोअप करे SDG को, डाटा कलेक्शन करे। ठीक है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करे वेरियस स्टेक होल्डर्स की वेरियस लेवल पे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन रेलवेज ऑन मिशन मोड ऑफ बिकमिंग अ ग्रीन रेलवे बाय 2030। इंडियन रेलवे 2030 तक ग्रीन रेलवे बनने के रास्ते में। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि कैसे इंडियन रेलवे कुछ सालों में अपने आप को कंप्लीट सोलराइजेशन में कन्वर्ट कर लेगी बाय यूटिलाइजिंग द वैकेंट लैंड। ठीक है, वहाँ पे वो सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। तो अभी देख लेते हैं। टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन, इंडिया रेलवे ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, एनर्जी एफिशिएंसी लोकोमोटिव और ट्रेन की इंप्रूव कर रही है, कोचेज़ में बायो टॉयलेट्स को फिट कर रही है, और स्विचिंग कर रही है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। मतलब अब ट्रेनें कोयले से नहीं चलती, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रन करती हैं। मेजर इनिशिएटिव क्या लिए गए, दिसंबर 2023 तक हम जो भी ब्रॉड गोज पे रूट्स के ट्रेनें हैं उन सबको इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं। ब्रॉड गोज का मतलब क्या है, अगर रेलवे ट्रैक अगर इतना है तो ब्रॉड गोज में ये थोड़ा रेलवे ट्रैक क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इस रूट पे जितनी भी ट्रेन हैं हम उन्हें क्या करेंगे, इलेक्ट्रीफाई करेंगे 2023 तक, और 63% ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। हमें इनिशिएटिव करना है ताकि हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें और फ्यूल बर्डन को रिड्यूस कर सकें। इसलिए
इंडियन रेलवे ने ऑलरेडी 100 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स को कमीशन कर चुकी है और 103 मेगावाट ऑफ विंड बेस्ड पावर प्लांट्स को भी कमीशन कर चुकी है। फ्यूल को बचाने के लिए 505 ट्रेन्स को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है हेड ऑन जनरेशन में। हेड ऑन जनरेशन में क्या होता है, जो पावर है वो हम ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई से ड्रॉन करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर जनरेटर कार्स। कुछ और इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इंडियन रेलवे के द्वारा, 69,000 कोचेज में ऑलरेडी 2,44,000 बायो टॉयलेट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया 100% LED एल्यूमिनेशन ऑफ बिल्डिंग एंड द स्टेज। ठीक है गाइज, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गूगल कमिटेड टू $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। गूगल ने कमिट किया है कि अगले 5 से 7 साल में वो $10 बिलियन को इन्वेस्ट करेगी। इसके लिए गूगल ने एक गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड बनाया है, जिसके अंतर्गत गूगल क्या करेगी, $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। वो किसके माध्यम से कर सकती है, या तो किसी शेयर में अपना हिस्सा दे देगी पार्टनरशिप के थ्रू, या इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, या कोई ऐसा इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट बनाएगी। इससे क्या होएगा, जो गूगल है वो एक की प्लेयर बन जाएगा इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में। अब गूगल किस किस पे फोकस करेगी, वो चाहेगी अफोर्डेबल एक्सेस हो सके इंटरनेट का, इन्फॉर्मेशन दे सके हर इंडियन को उसकी खुद की लैंग्वेज में, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम बिल्ड कर सकें जो कि इंडिया के लिए रेलेवेंट हैं, कंज्यूमर टेक को हमें इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, इन सब पे फोकस कर दिया। अब इतना इन्वेस्ट गूगल कर क्यों रही है, क्योंकि गूगल को भी पता है इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है फॉर एनी ग्लोबल डिजिटल कंपनी। ब्रॉडबैंड जो यूज़र हैं इंडिया के वो ऑलरेडी 500 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। फेसबुक और अमेज़न को ये बहुत बड़ा कंपटीशन देने वाली है, जिन्होंने ऑलरेडी बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इंडिया एक ऑलरेडी टेस्ट बेड बन चुका है एक गूगल प्रोडक्ट का, दैट इज़ गूगल पे। आपको पता है गूगल पे इंडिया में लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया का जो UPI प्लेटफॉर्म है। क्यों, क्योंकि गूगल पे बहुत ईजीली आई थिंक लोग यूज़ कर पाते हैं और क्विक है। ठीक है, तो इस वजह से गूगल अपने $10 बिलियन अगले 5 से 7 सालों में इन्वेस्ट करेगी, किसमें, इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नाबार्ड है जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है रूरल इंडिया पे ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। नाबार्ड क्या है, वो मेनली क्या करता है, वो फाइनेंस करता है जो रूरल सेक्टर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको फाइनेंस करता है। ठीक है, अब इस स्टेप से क्या होगा, वो बूस्ट करेगी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में। नाबार्ड ने अनाउंस किया है कि वो 5,000 करोड़ रुपये को मतलब रीफाइनेंस करेगा उन बैंक्स को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो आगे वाटरशेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। कितने, 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बेनिफिशरीज़ हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक नाबार्ड ने स्टार्ट किया है, जिसके 2150 बेनिफिशरीज़ हैं। उनको फाइनेंस करने के लिए नाबार्ड क्या करेगा, 5,000 करोड़ पहले उन बैंक्स और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करेगा। समझ में आ गई, जो नाबार्ड है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा, और फिर वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन फार्मर्स को, बेनिफिशरीज़ को जो इसके अंडर हैं, उनको क्या देगा, पैसा देगा। अब इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट में हमने कवर किया है 2.3 मिलियन हेक्टेयर का एरिया। 2.3 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कैसा एरिया, जो रेनफेड एरिया है, वाटरशेड एरिया, या फिर ट्राइबल डेवलपमेंटल एरिया है। देखो वो एरिया जो मेनली रेन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये अगर तो बारिश आ गई, रेन अच्छी हो गई तो हमारी अच्छी क्रॉप उग गई, और अगर नहीं आई तो काम गया। वाटरशेड एरिया वही वाटर पे जो डिपेंडेंट है। असिस्टेंस जो नाबार्ड देगा वो 3 साल के लिए देगा। नाबार्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मेनली इसलिए ताकि जो भी रिस्क एसोसिएटेड करता है ड्राई लैंड फार्मिंग में उसको रिड्यूस कर सके, और उन फार्मर्स के लाइवलीहुड को भी रिड्यूस कर सके। ठीक है, रिस्क में नाबार्ड ने ये भी बोला है वो अगले 5,000 करोड़ पे और भी लगाएगा, जिससे जो प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ तो उसको मल्टी सर्विस सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मल्टी सर्विस सेंटर में क्या है कि फार्मर की हर एक नीड एक ही जगह में पूरी हो जाएगी, एक वन स्टॉप शॉप की तरह, जहाँ पे उसे हर चीज़ मिल जाए। जैसे आप मॉल में जाते हो वहीं आपको अपना राशन का सामान भी मिल जाता है, वहीं आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, वहीं आपको अपनी और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब मिल जाती हैं। उसी तरह जो मल्टी सर्विस सेंटर है वहाँ पे फार्मर की जो भी वेरियस नीड्स है वो पूरी हो जाएंगे। जो PACS है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, वो क्या थी, वो क्या करती थी, क्रेडिट देती थी फार्मर मेंबर्स को ट्रांसपेरेंट मैनर्स में। ठीक है, और ये क्या करती थी, सपोर्ट करती थी फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियली सपोर्ट करके।
नाबार्ड मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि नाबार्ड एक 1981 के अंडर बना था। ये क्या करता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है रूरल एरियाज़ में उनको क्या करता है, फाइनेंस करता है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज होगी, हैंडीक्राफ्ट्स होगी, ये और भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूरल एरियाज़ में उनको क्या करता है, फाइनेंस करता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम छाबाहार रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम छाबाहार टू जहेदन। एक्चुअली क्या था, 2016 में इंडिया और ईरान ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया ने बोला था ठीक है हम एक रेल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, कहाँ पे, ईरान के छाबाहार पोर्ट में, ईरान के छाबाहार पोर्ट में टू जहेदन, जो कि बॉर्डर करता है अफ़गानिस्तान को। लेकिन अब ईरान ने क्या किया है, बोल दिया कि अरे हम प्रोजेक्ट को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, एक तो ना प्रोजेक्ट अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किया और ऊपर से ना ही उसने कोई फंडिंग दी है, ड्यू टू द डिले बाय इंडिया इन फंडिंग एंड स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। आपको पता है इंडिया इसी वजह से हमेशा लैग कर जाता है, एफडीआई में भी, मतलब कि वो इसलिए लैग करता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अच्छा नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है तो ये जितने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो हमारा रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ है। ये एक जो ये प्रोजेक्ट था ना, वो एक इंडिया का कमिटमेंट था, जिसमें ट्राईलेटरल एग्रीमेंट था किस किस के बीच में, इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान का। और इसमें एक ट्रेड रूट हम बना रहे थे अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का। अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को देखा, जो ये कॉरिडोर था ना छाबाहार जहेदन जरांज का, वो कनेक्ट कर रहा था साउथ एशिया और यूरोप को। हाउएवर इंडिया ने कभी काम शुरू नहीं किया क्योंकि उसे डर था कहीं यूएस सैंक्शन ना लगा दे। हमने पढ़ा था यूएस सैंक्शन के बारे में, आई थिंक 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो हाउएवर यूएसए ने भी बोल दिया था कि हम छाबाहार पोर्ट वाले प्रोजेक्ट पे सैंक्शन वेवर करेंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया ने क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि उसको इक्विपमेंट का सप्लायर नहीं मिल रहा था या कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ है, दिस स्टेप बाय ईरान ऑल्सो एज्यूम सिग्निफिकेंस। अब ये ईरान ने ऐसे बोल तो दिया है कि भाई हम खुद कर लेंगे, ये एक तरह का एक सिग्निफिकेंस भी है कि ईरान और चाइना के बीच भी क्या बढ़ रही है, मतलब कि पार्टनरशिप डील हो रखी है, 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील, जिसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट हुई है अभी छाबाहार ड्यूटी फ्री जोन में। ठीक है, और अब छाबाहार पोर्ट ईरान खुद नहीं बनाने वाला, आप देखना वो चाइना ही बनाएगा उसका। ठीक है, तो ये है कि इसमें चाइना का नज़र आ रहा है। हाउएवर ईरान ने ऑलरेडी जो छाबाहार पोर्ट के 350 किलोमीटर वेस्ट में ये बंदर है, जस्ट पोर्ट है ना, ये भी चाइना को ऑफ़र किया हुआ है ईरान ने। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या है, ईरान ने सीधा बोल दिया भाई तुमसे ना हो पाएगा, हम खुद कर लेगा, तो तुम अब यहाँ से निकलो। ठीक है, सिंपल बात ये है बस। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट रिलीज। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है वो रिलीज़ किया। अब ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिपोर्ट कितने ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करते हैं, ज़रा इसको आप याद रखना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, ये 5 इंस्टीट्यूशंस मिल के इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, इशू करते हैं, एनुअली होता है। हाईलाइट क्या है, पहली बात 690 मिलियन पीपल अभी भी वर्ल्ड में है, मतलब कि 8.9% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी भी अंडर नरिश्ड है। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभी जो 83 मिलियन से लेके 132 मिलियन पीपल और ऐड हो जाएंगे 2020 में अंडर नरिशमेंट की लिस्ट में। 2014 तक हमारा जो हंगर लेवल था वो डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन 2014 के द्वारा जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो हंगर से इफ़ेक्टेड हैं वो द्वारा इंक्रीज़ हो रहे हैं स्लोली। इसके पीछे क्या रीज़न है, ग्रेटर नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट रिलेटेड कुछ शॉक्स एंड डिजास्टर्स आ रहे हैं, या इकोनॉमिक स्लो डाउन। वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव SDG 2। वर्ल्ड ऐसे ट्रैक पे है ही नहीं कि वो जीरो हंगर टारगेट को 2030 तक पूरा कर ले। हेल्दी डाइट्स अनअफोर्डेबल है टू मोर देन 3 बिलियन पीपल। ठीक है, अनअफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स आर एसोसिएटेड। अब अनअफोर्डेबल हेल्दी डाइट आप नहीं कर पाओगे, अगर हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इससे फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ होएगी और माल न्यूट्रिशन भी आएगा। डाइट क्वालिटी क्रिटिकल लिंक है बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन आउटकम। अब की सुजेशंस क्या है कि हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना चाहिए टुवर्ड्स मोर न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमें न्यूट्रिशियस फूड में टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टोरेज को, प्रोसेसिंग में, और रिड्यूस फूड लॉसेस। हमें फूड का जो हम इतना वेस्ट करते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। कभी कभी क्या है कि सप्लाई नहीं है, हमारे पास इतना प्रोडक्शन हो चुका है लेकिन सप्लाई नहीं है वो, या स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जो क्रॉप है या कुछ भी है सब्जी या तो वो सड़ के ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। चलो कुछ छोटे छोटे न्यूज़ देख लेते हैं। राइट टू शिबातशिप। अब इधर देखो ये शिबातशिप होता क्या है।
शहबाज एक राइट है जो रेफ़र करता है कि कोई भी जो आप फाइनेंशियल अफेयर्स किसी टेम्पल के रिलेटेड है, किसी डीटी के रिलेटेड है, उसको आप खुद मैनेज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कोई मंदिर है, अब उस मंदिर का कोई ट्रस्टी होगा जिसने ये सब सेटअप किया होगा, तो उसके पास राइट है उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने का। तो यही क्या है, शेबादशिप राइट है। रेफर्स टू राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डेटी इन द पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी। ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जो त्रावणकोर रॉयल फैमिली है वो किसकी ट्रस्टी है, पद्मश्री टेम्पल की है। ठीक है, तो उसमें बोल दिया कि उनके खुद को राइट है फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करने का। शेबाइत क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो कि उस प्रॉपर्टी का मैनेजर होता है, वो टाइटल पे भी होता है और कस्टडी होती है उसके पास दोनों की, प्रॉपर्टी की भी और आइडल की भी, भगवान की भी। ठीक है, और शेबात कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी पे विच इज़ बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट टू द ड्यूटी। ठीक है, भगवान के नाम पे वो लीगल क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भूटान ईटी टेरिटरी। इंडिया ने प्रपोज़ किया है कि वो रोड बनाएगा कहाँ पे, ईटी टेरिटरी भूटान की है वहाँ पे बनाएगा, जो कि अभी चाइना ने क्लेम कर रखी है मेरी है। चाइना हर जगह अपना क्लेम कर रहा है, हर जगह बोल रहा है कि यार ये मेरा है, उसका बस चले, वो बोलते पूरी दुनिया ही मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया करेगा रोड बनाएगा भूटान की ईटी टेरिटरी में, जो कि क्लेम करा जा रहा है चाइना के द्वारा कि ये मेरी है। इससे क्या होएगा, हम इजीली अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया को क्विकली असेस कर सकते हैं। आपको पता है तवांग एरिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, ये चाइना को क्या करता है और बॉर्डर भी करता है। ये रीजन लाइज करता है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन फार ईस्टर्न भूटान। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ रही है, क्योंकि यूपीएससी ना ऐसे ही अंदर से क्वेश्चन निकालता है एनवायरनमेंट के। ठीक है, कि सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है या कौन सी अपनी इंडिया की कौन सी स्टेट को बॉर्डर करती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। एंटी स्मोक गन क्या है, ये दिल्ली में फ़िलहाल में इंस्टॉल किया गया है जिससे एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मेनली PM10 और PM 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है। इनके साइज़ इतने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एंटी स्मोक गन डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रा फाइन फोक को क्रिएट करेंगे जिसमें बहुत छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी ये एक साइजेबल एरिया पे स्प्रेड हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड फैन, जो क्या करेंगी, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, यही काम है इसका, बता दिया बस ये क्या है क्या। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जो इन्होंने एंटी स्मोक गन बताया है ना, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये बस थोड़े टाइम के लिए ही मतलब कि इसको यूज़ कर सकते हो आप। पेंगोलिन्स एज़ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, किसकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रिलीज़ करी है किसने, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। उन्होंने बोला जो पेंगोलिन्स हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, मतलब कि ये वाइल्ड मैमल है वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग होती है। क्यों होती है, इवन 2014 से 2018 मतलब 4 साल में इसकी जो है ना ट्रैफिकिंग वो 10 गुना बढ़ चुकी है। क्योंकि जो इसका मीट या जो इसके स्केल्स होते हैं, आई मीन जो क्या बोलते हैं इसके पंजे वंजे जो भी है, उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस में सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पेंगोलिन प्रोडक्ट्स वाइडली यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में। 8 स्पीसीज है पेंगोलिन की, एक चाइनीज़ है, एक सुंदा है, एक फिलीपीन है, एक इंडिया पेंगोलिन है और ऐसे 4 अफ्रीका में स्पीसीज हैं। टंगाम क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ये एक ओरल लैंग्वेज है। ठीक है, टंगम खुद में एक कम्युनिटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, जो एक लैंग्वेज बोलती है वो भी टंगम ही है। ठीक है, ये मेनली तिब्बती और बुरमन लैंग्वेज फैमिली है। ठीक है, इस लैंग्वेज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल दिया अंडर यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। एक स्टडी ने रिवील किया सिर्फ 253 लोग ही बचे हैं इस लैंग्वेज को बोलने वाले, इसलिए इस लैंग्वेज को थ्रेट है कहीं एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए। ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश की मोर देन 26 लैंग्वेजेस हैं जो ओल्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो गाइज़ ये आज का हो गया, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छा बना के लेके आऊँ मैटर। ठीक है गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।